आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा को लेकर आपके समक्ष हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तुल्यांकी भार। इसके पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो हमारे अवेलेबल हैं केमिस्ट्री के बेसिक क्लास के रूप में, और अगर आपको केमिस्ट्री शुरुआत से सीखनी है तो 2 वीडियो अवश्य देखिए। उसके बाद ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास। तो तुल्यांकी भार की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, क्यों इंपॉर्टेंट होता है तुल्यांकी भार, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो इसके लिए बेटा हम एक उदाहरण लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। आप भी जानते हैं जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करना भी पड़ता है क्योंकि बिना बैलेंस किए हम बता नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में कितना मोल N2 भाग लिया, कितना मोल H2 भाग लिया और कितना मोल NH3 भाग मतलब उत्पाद हमारा बना, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो। देखकर इसको नहीं बताया जा सकता है कि कितना मोल N2 भाग लिया, कितना मोल H2 भाग लिया या कितना मोल अमोनिया बना। इसके लिए सबसे पहले हमको बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस करेंगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाँ, यानी यहाँ पे 2 का पहले गुणा करें 6 हो जाए, यहाँ पे 3 कर दिया और N2 तो 2 है ही है, N2 2 है, 2 यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। अब हम बता सकते हैं, बैलेंस होने के बाद हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं N2 है वो 1 मोल है, H2 है 3 मोल, ठीक है। N2 1 मोल भाग ले रहा है और 3 मोल हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ठीक है, और 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अब हम बता सकते हैं, यानी सीधी सी बात है, बिना बैलेंस किए आप बता नहीं सकते हो कि कौन कितना मोल भाग ले रहा है या उत्पाद कितना मोल बन रहा है। जैसे मान लीजिए Na है प्लस Cl2, ऐसे लिखा जाता है ना, Na प्लस Cl नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये क्लोरीन गैस है, गैस आणविक रूप में होता है। तो Na प्लस Cl2 ये हो जाता है NaCl। अब इसको भी बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ पे Cl2 2 है, 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो कि 2 मोल Na 1 मोल Cl2 है और ये भाग लेते हैं तो 2 मोल NaCl बनता है, ठीक है बेटा। यानी कि बिना बैलेंस किए हुए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा अभिकारक कितने मोल में भाग ले रहा है और कितना मोल उत्पाद बना रहा है, ये हम बता नहीं सकते बिना बैलेंस किए। इसी समस्या के समाधान के लिए बनाया गया ग्राम तुल्यांक। क्या बनाया गया बेटा, ग्राम तुल्यांक। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ये 12वीं के क्लास में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वैद्युत रसायन तो ग्राम तुल्यांक का बार बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूरे मनोयोग से पढ़िए ताकि वहां पे दिक्कत ना हो। तो ग्राम तुल्यांक इसके लिए बनाया गया। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है Na प्लस Cl2 और 2 NaCl ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो बिना बैलेंस किए हम बता सकते हैं। देखिए ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर ही होते हैं, किसी भी रिएक्शन में अभिकारक के ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ बिना हमको बैलेंस किए ही बता सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक Na और 1 ग्राम तुल्यांक Cl2 भाग लेता है तो NaCl बनता है। यहाँ बैलेंस नहीं करना, चाहे कुछ भी लिखा हो, हम सीधे कहेंगे ग्राम तुल्यांक, क्योंकि ग्राम तुल्यांक अभिकारकों के बराबर होते हैं। ये आगे अभी मैं पढ़ाने वाला भी हूं, लेकिन जान लीजिए कि अभिकारकों के ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक Na 1 ग्राम तुल्यांक Cl2 भाग ले रहे हैं। इसको बैलेंस करने का झमेला नहीं है ग्राम तुल्यांक अगर आप पढ़ते हो तो। अब जैसे यहाँ पे N2 वाला रिएक्शन था, इसको बैलेंस न किया जाए, ऐसे रहे तब भी हम कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक N2 और 1 ग्राम तुल्यांक H2 भाग लेता है तो NH3 बनता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब आप समझ गए ना। ग्राम तुल्यांक इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो बैलेंस करके हम मोल की संख्या बताते थे वो बिना बैलेंस किए, चाहे कुछ भी रिएक्शन में लिखा हो, हम सीधा कह सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक Na और 1 ग्राम तुल्यांक Cl2, ठीक है। वहां पे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए बनाया गया ग्राम तुल्यांक। कोई भी रिएक्शन लिखा रहे बेटा, आप सीधे कह दीजिए 1, अगर पूछा जाए कितना है तो कहिए 1 ग्राम तुल्यांक। ये कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। उसमें कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी ग्राम तुल्यांक की।
और ग्राम तुल्यांक की आवश्यकता पड़ी तो ग्राम तुल्यांक निकलता कैसे है? तुल्यांकी भार से। ठीक है, बिना तुल्यांकी भार निकाले आप ग्राम तुल्यांक नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन तरीका ऐसा है जिससे ग्राम तुल्यांक निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए सीखते हैं कि तुल्यांकी भार की गणना हम करने जा रहे हैं। और बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके लिए अलग अलग तुल्यांकी भार को निकालने की विधि है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके अनुसार अलग अलग हम तुल्यांकी भार निकालने के लिए अलग अलग सूत्र का उपयोग करते हैं। परिस्थिति नंबर 1 है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ का तुल्यांकी भार। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो। अब ऑक्सीकरण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है तब ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है तो अपचयन होता है। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन का दान कोई करता है तो समझ जाइए ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कोई करता है तो समझ जाइएगा कि अपचयन होता है। फिलहाल ये ऑक्सीकरण और अपचयन का एक चैप्टर 11 में है, उसको वहां समझाया जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2KMnO4 + 3H2SO4 गिव्स K2SO4 2MnSO4 3H2O प्लस ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप? हमने इसीलिए ऑक्सीकरण नंबर लिख दिया है। KMnO4 जो है इसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +7 है, और यहाँ पर जो MnSO4 बन रहा है, ठीक है बेटा, इसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या है +2। ठीक, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो Mn है उसके पास +7 का चार्ज है, यहाँ पे +2 है। मतलब क्यों +2 हुआ? क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। +7 से +2 आने का मतलब 5 -5 इसके साथ ऐड हुआ है। -5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने कर लिया है 158 आएगा, क्योंकि टाइम लगेगा बेटा। तो 158 आएगा। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 16 × 4 ऐसे Mn का जोड़ दीजिए, पोटेशियम का जोड़ दीजिए, 158 आ जाएगा। और बटे दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? +7 यहाँ है, +2 यहाँ है, यानी कि -5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 5 3 × 15 और 5 1 × 5 3 5 6 31.6 आएगा इसका तुल्यांकी भार। तो सीधी सी बात है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो, ऐसे पदार्थों का अगर तुल्यांकी भार निकालना है, उसका अणुभार आप ऊपर लिख दीजिए और बटा लगा दीजिए नीचे कितने इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ग्रहण किया है या कितने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, उसको लिख के डिवाइड कर दीजिए, वही आपका तुल्यांकी भार होगा। इसको नोट करिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, एक और KMnO4 का हमने रिएक्शन लिया है। पिछला जो अभिक्रिया था वो अम्लीय माध्यम का था, यहाँ पर उदासीन माध्यम का लिए है। कैसे पता चल रहा है? पिछली बार जो अभिक्रिया कर रहा था वो H2SO4 के साथ कर रहा था, जो कि अपने आप में एक अम्ल है, और यहाँ पर H2O न अम्ल है न क्षार, उदासीन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 का जो कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? इसका अणुभार तो वही होगा 158 जो हमने पीछे कैलकुलेशन किया था, और अपान दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे +7 से +4 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का देन लेन हो रहा है? +7 से +4 होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन Mn ने ग्रहण किया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 2 3 6 = 18, 52.6 लगभग में आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। तो ऐसे पदार्थ जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन को दान हुआ हो या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण हुआ हो, उसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसका अणुभार ऊपर लिख दीजिए, और जितना इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किया है उसकी संख्या या तो दिया है तो उसकी संख्या लिखकर डिवाइड कर दीजिए, वही आपका होगा तुल्यांकी भार। ठीक है, इसको नोट किया। KMnO4 की एक अभिक्रिया लिया है, 2KMnO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 को कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो जानते हैं कितना आने वाला है, वही। फिर हम इसका अणुभार ऊपर लिखेंगे, यानी 158 ऊपर लिखेंगे,
और बटे यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +6 है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का दान या ग्रहण हुआ, तो कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा इस बार, तो 158 आया। तो हमने 3 परिभाषा लेते हुए आपको यह समझाने का प्रयास किया कि जब ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से कोई भी अभिक्रिया दिया रहेगा तो आसानी से आप पहले खोजिएगा कि किसका इसमें इलेक्ट्रॉन घट बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए Mn का हमने निकाला तो +7 आ रहा है, यहाँ Mn का +6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, और ग्रहण किया है तो इसकी संख्या यहाँ पे नीचे लिख देना है और उसका अनुभार ऊपर लिख देना है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तुल्यांकी भार को निकालने का हमारा दूसरा सूत्र है। अगर किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसके लिए यह सूत्र है। जैसे कि मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम का निकालना, कार्बन का निकालना है, ठीक है बेटा, और आपको सोडियम का निकालना है, ठीक है। इस तरीके से किसी तत्व का अगर तुल्यांकी भार, ऑक्सीजन का निकालना है, किसी भी तत्व का अगर तुल्यांकी भार निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, तो आपको अगर तत्व का केवल पर्टिकुलरली तत्व का निकालना होगा तुल्यांकी भार, तो आप यही फार्मूला लगाइएगा कि तत्व का परमाणु भार को ऊपर लिख दीजिएगा, बटे तत्व की संयोजकता को नीचे लिखिएगा। तत्व की संयोजकता क्या होती है? वही जो पीछे हमने पढ़ा, कितना इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व दान कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब ये कैसे पता चलता है? तो ये तो पीरियोडिक टेबल से पता चलता है बेटा। अगर पहले वाले लाइन में है यानी फर्स्ट ए ग्रुप में है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, सेकेंड ए ग्रुप में है उसकी संयोजकता 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना नॉलेज तो आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कार्बन का हम तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, कार्बन का तुल्यांकी भार, तो जानते हैं क्या आपको करना पड़ेगा? कार्बन का परमाणु भार ऊपर लिखो 12, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता हम लोग जानते हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अगर आप इस ऐसे कार्बन की स्ट्रक्चर बनाइए तो ये पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, आप जानते हो, और ये दूसरा कोष जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में होने चाहिए, ठीक है। पहले कोष को छोड़ के शेष सभी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 की, क्योंकि 4 ले सकता है या 4 दे सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 3। उसी तरीके से सोडियम का अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा, सोडियम का तुल्यांकी भार, तो इसका परमाणु भार ऊपर लिखिएगा। सोडियम 11 23 होता है, कितना होता है 23, और बटे इसकी संयोजकता, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? देखिए 11 होता है इसका, तो यहाँ पे देखिए सोडियम का ये मान लीजिए नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये सोडियम का नाभिक, पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरा कोष, इसमें 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 8, और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, क्योंकि 2 और 8 10 और 1 11, तो अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन को या तो ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और इसीलिए इसका जो तुल्यांकी भार है वो कितना आ जाता है बेटा? पूरा 23 का 23। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 16/2, इसका होता है संयोजकता। कैसे? क्योंकि इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 8। इसी प्रकार क्लोरीन का अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा तो 35.5 इसका परमाणु भार होता है, और इसका जो संयोजकता होती है 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में रखता है, 7th ए ग्रुप का है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, और 7 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी, सॉरी संयोजकता 1 होगी, और इस प्रकार इसका तुल्यांकी भार 35.5 होगा। तो ये रहा बेटा दूसरा विधि, किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना। कब? तत्व जब हो, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार ऊपर बटे तत्व की संयोजकता नीचे। नोट कर लीजिए इसको भी। अब अगर कोई आयन का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे बेटा Na का तो हमने निकाला, कहीं Na+ का निकालना हो तब, या Cl- का निकालना हो तब,
या SO4 पे -2 का निकालना हो तब, ठीक है। या कर सकते हैं OH -1 का निकालना है, तो यानी कि इस तरीके से अगर आयन का तुल्यांक की बार निकालना है तो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला बनाया गया। सब में एक ही जैसे हैं बेटा, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा आयन अगर अणु है तो उसका अणु भार लिख दो, अगर परमाणु है तो उसका परमाणु भार लिख दो, और बटे आयन पे जो चार्ज है उसको लिख दो। जैसे अगर सोडियम का निकालना हो तो इसका चूंकि ये तत्व है इसलिए इसका परमाणु भार होता है, तो 23 और बटा 1 चार्ज है, 1 बराबर 23 हो गया, ठीक है। अगर क्लोरीन का निकालना है तो 1735.5 बटा 1 हो गया, क्योंकि देखिए आवेश चाहे धन में हो या ऋण में हो, उसको धन ऋण नहीं लिखना है, केवल उसकी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35.5। उसी तरीके से अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो इसका तो भाई करना पड़ेगा आपको, सल्फर का 32 हो जाएगा, इसका परमाणु अणु भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक अणु है, ठीक है, आणविक आयन है, ये परमाणविक आयन है। तो इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 16 गुना 32 इसका होता है 32, और प्लस ऑक्सीजन का 16 चौक के 64 हो जाएगा, और बटे कितना है 2, क्योंकि इसमें -2 है तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 96 बटा 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 48 जाएगा आपका 16, और हाइड्रोजन का 1 16 1 17 बटा 1 यानी कि हो जाएगा 17 बटा 1 यानी 17। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी, चाहे वो कह सकते हैं आयन हो, चाहे वो आणविक आयन हो या परमाणु, अगर दो तत्वों से मिलकर बना है तो उसके लिए अणु भार निकालिएगा, और अगर एक ही तत्व है तो उसके लिए परमाणु भार निकालिएगा, ठीक है। और बटा जितना आवेश है उसको लगा दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आपका तुल्यांकी भार कैलकुलेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो अब हमारे सामने अगला सूत्र आता है, अम्ल का अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा उसके लिए कहता है आणविक द्रव्यमान बटे क्षारकता। देखिए अम्ल की क्षारकता कैलकुलेट की जाती है, और जो क्षार होती है उसकी अम्लीयता, थोड़ा सा उल्टा है, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लीयता होती है। तो सबसे पहले तो आप जब क्षारकता को जानेंगे तभी ना यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम पहले NaCl का कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये तो लवण हो गया ना, HCl का कैलकुलेट करते हैं, HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान कितना होगा बेटा, यहां पर देखिए H का 1 और Cl का 35.5 और बटा क्षारकता कितना होता है, कोई भी अम्ल जल में घुलने के बाद कितना हाइड्रोजन को डोनेट करता है, कितना हाइड्रोजन विस्थापित होता है उससे, वही उसकी क्षारकता होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं HCl अगर जल में घुलेगा तो 1 हाइड्रोजन को दे सकता है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, क्षारकता 1 होगी, और इस प्रकार हो जाएगा 36.5 बटा 1 यानी कि इसकी आपकी तुल्यांकी भार हो जाएगा 36.5। H2SO4 का कैलकुलेट कर सकते हैं, H2SO4 का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू कितना होगा, पहले तो इसका आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 बटा, आप जान सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देखकर आप कभी मत लिखिएगा कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था तो 1 लिख दिया, 2 हाइड्रोजन था तो 2 लिख दिया। इसके लिए आप बकायदा इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे सल्फर लिखिएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा इस तरीके से, और 4 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा H2SO4 को बनाना है बेटा, तो 1 ऑक्सीजन तो हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे OH ऐसे जुड़ जाएगा, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे OH ऐसे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं, यानी यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होता है, अगर उससे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है तो वो रिमूव नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो अलग नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है केंद्रीय परमाणु से, वही हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, तो कुल कितना हो गया बेटा, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 बटा 2, यानी कि कुल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 32 2 34
और 34, 4 4 8 हो जाएगा और 6 3 9, 98/2 और इस प्रकार कैलकुलेशन में आ गया 49। ठीक है, और इसलिए बेटा H2SO4 का तुल्यांकी भार आ गया कुल मिलाकर 49। इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ और हम ऐसे अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं जिनको आप देखकर नहीं बता सकते कितना हाइड्रोजन या कितनी हम उसकी क्षारकता लिखें। और लिख दिया है H3PO3 और H3PO2। ठीक है, इसके अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा का तुल्यांकी भार, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले अणु भार, तो 3 × 1 प्लस फास्फोरस का 31 होता है प्लस 16 × 48, ऑक्सीजन का कुल 16 × 3 यानी 48 हो गया बटा। अब इसका हम अगर निकालेंगे कि इसकी क्षारकता कितनी होगी, तो दिखने से तो लग रहा है 3 हाइड्रोजन है तो क्षारकता 3 लिख दें, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे P डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और ये कैसे बनेगा ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, और ये चैप्टर 11वें में इस तरीके का, और वहां पे हम आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझाएंगे। फिलहाल फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच पहले डबल बॉन्ड बनाना ही रहता है। अभी 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बनाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3। तो देखिए एक हाइड्रोजन तो इसके साथ मान लीजिए जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों तो रिलीज हो सकते हैं, ये दोनों टूट सकते हैं, लेकिन ये नहीं टूटेगा क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया, अगर 3 हम लिखते तो गलत हो जाता। यहाँ पर कितनी होगी क्षारकता? केवल 2 होगी। ठीक है बेटा, और इस तरीके से अगर कैलकुलेशन होगा 3 और 31 3 34, 34 यानी 4 8 12 और 4 3 7 और 1 8 82। ठीक है बेटा, 3 और 31 3 34, 4 8 12 को 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 2 से कैलकुलेशन होगा तो 41 आएगा। कितना आएगा बेटा? 41, यानी H3PO3 का तुल्यांकी भार कितना आएगा? 41 आएगा। उसी तरीके से इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 प्लस फास्फोरस का 31 और प्लस ऑक्सीजन 16 × 32, कितना हो गया बेटा? अब यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देखा जाए कितने हाइड्रोजन को ये रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, एक यहाँ और एक यहाँ, सॉरी 2 ही ऑक्सीजन था ना, दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो खैर इसके साथ हो जाएगा, एक डायरेक्ट इससे जुड़ेगा, डायरेक्ट एक इससे जुड़ेगा। अब आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है जो रिलीज हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हो गया 3 + 31 + 32 बटा 1, तो 31 3 34 और 34 और 32 30 30 60 और 4 2 6 66 होगा लगभग, 2 1 3 3 6, हाँ 66/1 = आपका होगा बेटा 66। तो देखकर आप कभी भी भूल मत करिएगा क्षारकता निकालने का। आप पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तभी क्षारकता को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं क्षार का तुल्यांकी। अब हम क्षार का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका आणविक द्रव्यमान आपको ऊपर लिखना है बटे क्षार का। हमने पहले बताया था कि अम्लता होता है, जिस तरीके से अम्ल का क्षारकता होता है उसी तरीके से क्षार का अम्लता होता है। तो आणविक द्रव्यमान आप ऊपर लिखिए बटे अम्लता। अब यहाँ पे देखिए आणविक, मान लीजिए NaOH का हमको निकालना है, यह एक क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक क्षार है। अब NaOH का अगर तुल्यांकी भार निकालना है, का तुल्यांकी भार, तो क्या करेंगे, इसका हम आणविक द्रव्यमान का कैलकुलेशन करेंगे। यानी इसका सोडियम का आपका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1 बटे इसकी क्षार अम्लता क्या होती है, कितना OH को निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो OH एक ही है, तो यहाँ पर क्षारक अम्लता इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, कितना OH है वही उसकी अम्लता होगी। तो यहाँ पे 23 + 16 + 1 यानी हो गया 40/1, और इस प्रकार उत्तर का हो गया 40। इस तरीके से हम क्षार का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। उसका आणविक द्रव्यमान ऊपर कर दीजिएगा, अम्लता उसे यौगिक ले लिया है। KOH का तुल्यांकी भार, तो यहाँ पे KOH का तुल्यांकी भार भी होगा आणविक द्रव्यमान बटे अम्लता। तो K का आप क्या कह सकते हैं, अणुभार कितना होगा बेटा 39, यानी पोटेशियम का अणुभार कितना होता है 39 होगा, प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा बटे
आपका यहाँ पे OH की संख्या 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो 39 और 10 49, 6 55 और 1 56 बटा आपका 1 हो जाएगा। और इस प्रकार इसकी जो तुल्यांकी भार आएंगे वो कितना आएगा 56। उसी तरीके से NH4OH का कैलकुलेट करिए। नाइट्रोजन है 14, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 16 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 1 बटा यहाँ पे OH 1 है तो 1 लिखिए। 14 4 18, 18 10 28 से 34 से 35 बटा आपका 1 हो गया। और इसका भी तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कोई भी क्षार होगा उसकी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान को ऊपर और बटे उसकी अम्लता को नीचे। अम्लता क्या होती है, जो जितना उसमें OH होता है वही उसकी अम्लता होती है। इस प्रकार इसको लवण का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया था इसको भी जान लीजिए। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर वही सूत्र होता है, लवण का आणविक द्रव्यमान ऊपर और बटे कुल धनायन या कुल ऋणायन आवेश। जैसे अगर NaCl का हमको कैलकुलेट करना है, NaCl का तुल्यांकी भार, तो आप जानते हैं कि NaCl क्या है, लवण है। Na का कितना होता है बेटा 11 23 होता है। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लीजिए 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। यानी कि और कह रहा है कि कुल धनायन या कुल ऋणायन का आवेश। आप जानते हो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप धनायन भी अगर लेंगे तब भी 1 होगा, ऋणायन भी लेंगे तब भी 1 होगा। तो यहाँ पर कुल धनायन या कुल ऋणायन का आवेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितना हो गया बेटा 1 और यहाँ पर कितना हो गया 58.5 अपान 1, यानी कि कुल कितना हो गया 58.5। ये हमारा तुल्यांकी भार हो गया। AgNO3 का निकाल सकते हैं। AgNO3 का तुल्यांकी भार तो वही कार्य करना है बेटा। Ag का 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, 16 यहाँ 48 हो गया बटे कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या। Ag पे भी +1 होता है और नाइट्रेट NO3 पे भी -1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। कितना हो गया बेटा 108 14 8 22, ठीक है 122 हो गया और 48, यानी 8 2 10 4 2 6 7 170 हो गया बेटा। 170 बटा 1, यानी उत्तर हमारा कितना आ गया 170। तो तुल्यांकी भार की गणना इस तरीके से कर सकते हैं। अगर लवण होगा तो लवण का आणविक द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे कितना उस पे धनायन और ऋणायन जो आयन है उस पे कितना धनावेश या कितना ऋणावेश है उसकी संख्या, और डिवाइड कर देंगे, हमारा तुल्यांकी भार कैलकुलेट हो जाएगा। इसको तुल्यांकी भार की गणना हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम ग्राम तुल्यांक या मिली तुल्यांक की गणना करेंगे। देखिए ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा आपका पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। देखिए अगर ग्राम लग जाता है तो समझ लीजिए पदार्थ का भार ऊपर करना है, चाहे ग्राम सूत्र भार कहिए चाहे ग्राम तुल्यांकी भार कहिए, किसी में अगर ग्राम आगे लग गया तो समझ जाइए कि उसका पदार्थ का भार ऊपर लिखाएगा और अगर उसके साथ जो हमारा राशि है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ग्राम तुल्यांक भार बराबर हो जाएगा पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। जैसे बेटा अगर कह दे 24.5 ग्राम, किसमें 24.5 ग्राम H2SO4 है, ठीक है, इसका ग्राम तुल्यांकी भार बताओ। 24.5 ग्राम H2SO4 का ग्राम तुल्यांकी भार बताओ। तो क्या करेंगे हम, पहले तो H2SO4 का हमको तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो करिए, पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 क्या है बेटा, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और अम्ल का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान को ऊपर और बटे उस अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है, उसको नीचे। और क्षारकता किसे कहते हैं, जितना हाइड्रोजन को निकाल सकता है। तो यहां पे हो जाएगा 2 + 32 + 64, ठीक है, 2 + 32 16 चौका 64 बटा कितने हाइड्रोजन को निकाल सकता है, 2। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 32 2 34 और 34 में 64 जोड़िए, 32 2 34, 34 में 64 जोड़ेंगे, 4 4 8 और 6 3 9, हो गया आपका 98 बटा 2, यानी कि आपका हो गया 49।
तो आपका तुल्यांकी भार कितना हो गया 49। लेकिन आपको तुल्यांकी भार क्यों नहीं निकालना है, आपको ग्राम तुल्यांकी भार निकालना है। तो लिखेंगे 24.5 ग्राम H2SO4 का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लिखा है पदार्थ का भार, कितना भार है 24.5 ग्राम, ये दिया हुआ है, और बटे तुल्यांकी भार 49 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 24.5 ग्राम H2SO4 का ग्राम तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो याद रखिएगा ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, उस पदार्थ का भार जो सवाल में दिया है, 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम 25 ग्राम जो भी दिया है, और उसका बटे नीचे तुल्यांकी भार, उसी को कहते हैं ग्राम तुल्यांक भार। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी भार है ना, मिली तुल्यांकी भार भी पूछता है, मिली तुल्यांक। तो मिली अगर लग जाएगा तो कुछ और नहीं करना, आप अच्छी तरीके से जानते हो। अगर मिली लग जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान या भार, पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार, पदार्थ का भार बटे 1000, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जब हम ग्राम से मिलीग्राम में बदलते हैं तो 1 ग्राम से मिलीग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्राम में था उसको मिलीग्राम में बदल देना है, 1000 का गुणा जनरली कर देना होगा। तो अगर मिली तुल्यांक पूछेगा तो आप कुछ नहीं करना है, पदार्थ के भार में 1000 का गुणा करके उसको मिली में बदल देना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई कहता है कि 4 ग्राम NaOH का मिली तुल्यांक बताओ, मिली तुल्यांक बताओ। ये जितने भी नॉलेज दिए जा रहे हैं बेसिक को मजबूत कर रहे हैं, आगे आपको बहुत ही मजा आएगा। तो 4 ग्राम NaOH का मिली तुल्यांक बताओ, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार कितना होगा, ये तो दिया हुआ है 4, ठीक है, गुणे 1000 बटे तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार यहां कैलकुलेट कर लीजिए, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बटे OH की संख्या यानी 1, तो यानी कितना हो जाएगा बेटा 40/1। तो कितना हो गया इसका तुल्यांकी भार 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मिली तुल्यांक हो जाएगा आपका 100। तो आसान है ना, चाहे मिली तुल्यांक निकालना चाहे ग्राम तुल्यांक निकालना, ये दोनों भी बहुत ही आसान है। लेकिन इसके लिए पहले आपको तुल्यांकी भार निकालने आना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमने तुल्यांकी भार की गणना कर लिया है और ग्राम तुल्यांक की गणना कर लिया है। हमने आपको बताया कि ग्राम तुल्यांक का यूज कहाँ होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अभिकारकों का ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होता है, साथ ही साथ उसके उत्पादों का ग्राम तुल्यांक भी हमेशा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अभिकारक A है और वो अभिकारक B से अभिक्रिया करता है और बनाता है C+D, यानी कि यहाँ पे 2 उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका ग्राम तुल्यांक A है, ये A ग्राम तुल्यांक है, कितना है बेटा A ग्राम तुल्यांक, और मान लीजिए ये B ग्राम तुल्यांक है, B ग्राम तुल्यांक, सॉरी ये भी A ग्राम तुल्यांक होगा, क्योंकि जब ये A ग्राम तुल्यांक होगा तो ये भी कितना होगा बेटा A ग्राम तुल्यांक ही होगा। तो A ग्राम तुल्यांक ये भी है, A ग्राम तुल्यांक ये भी है। हमने कहा कि ग्राम तुल्यांक इसलिए बनाया गया कि हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि कितना मोल ये है कितना मोल ये है। कोई भी अभिक्रिया लिखा हो हम कह सकते हैं जितना ग्राम तुल्यांक ये होगा उतना ही ग्राम तुल्यांक ये होगा, उतना ही ग्राम तुल्यांक ये होगा, उतना ही ग्राम तुल्यांक ये होगा। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि A ग्राम तुल्यांक बराबर A का ग्राम तुल्यांक, ऐसे लिख सकते हैं A का ग्राम तुल्यांक बराबर B का ग्राम तुल्यांक, यानी जितना A का ग्राम तुल्यांक होगा उतना ही B का भी ग्राम तुल्यांक होगा। किसी भी अभिक्रिया में ये अभिकारकों के ग्राम तुल्यांक और उत्पादों के ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं। उसी तरीके जितना C का ग्राम तुल्यांक होगा उतना D का भी होगा।
ठीक है ना बेटा, अभिकारकों का ग्राम तुल्यांक और उत्पादों का ग्राम तुल्यांक बराबर ही होते हैं। और सब अगर ग्राम तुल्यांक न बनता तो हमको इसको पता करना पड़ता कितना मूल्य भाग लिया, कितना मूल्य, ये अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है जैसे आपने देखा यहाँ N2 + H2 गिव्स NH3, आपने पढ़ा ना, यहाँ पे अगर हम बैलेंस कर रहे थे यहाँ 2 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा था। यहाँ पर अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है, यानी ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। लेकिन अगर ग्राम तुल्यांक में पूछा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 ये भी रहेगा, 1 ये भी रहेगा, अगर 2 ये रहेगा 2 ये भी होगा, 3 ये रहेगा 3 ये भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। तो ग्राम तुल्यांक में चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसके मान हमेशा बराबर होते हैं। तो इसीलिए हमने किया है, इसलिए A का ग्राम तुल्यांक बराबर B का ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं, हम कह सकते हैं ग्राम तुल्यांक क्या होता है, A का द्रव्यमान बटे A का तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार। उसी तरीके से B का ग्राम तुल्यांक क्या होगा, B का द्रव्यमान बटे B का तुल्यांकी भार। ये लीजिए भाई, A का ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा, A का द्रव्यमान बटे A का तुल्यांकी भार, और B का ग्राम तुल्यांक क्या होगा, B का द्रव्यमान बटे B का तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से हमको एक सूत्र मिल गया, अगर हम इसका क्रिया गुणा कर दें तो बेटा हो जाएगा A का द्रव्यमान बटे ये B का द्रव्यमान, नीचे आ सकता है, ऐसे गुणा कर देंगे, A का द्रव्यमान गुणे B का तुल्यांकी भार बराबर A का तुल्यांकी भार गुणे B का, तो B का द्रव्यमान नीचे ला सकते हैं, ऐसे हो जाएगा B का द्रव्यमान बराबर, यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, मान लीजिए इसके साथ ये था, इसके साथ ये था, ये इधर जाता, हो जाएगा A का तुल्यांकी भार बटे B का तुल्यांकी भार। तो एक प्यारा सा हमको सूत्र भी मिल गया है कि किसी भी रिएक्शन के लिए सूत्र हम लगा सकते हैं कि A का द्रव्यमान बटे B का द्रव्यमान बराबर होगा A का तुल्यांकी भार बटे B का तुल्यांकी भार। किस नियम से, रासायनिक तुल्यता के नियम से। आइए पढ़ लेते हैं, रासायनिक तुल्यता का नियम क्या कहता है। कहता है दो पदार्थों की आपस में क्रिया करने वाली मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात में होती है। ये देखिए, दो पदार्थों की आपस में क्रिया करने वाली मात्रा, आपस में मान लीजिए A की मात्रा और B की मात्रा, इनका जो अनुपात होता है वही कह रहा है उनका तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात में होती है। इनका जो अनुपात होता है उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है, और इसी को कहते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम। फिर से, दो पदार्थों की आपस में क्रिया करने वाली मात्रा, ये आपस में क्रिया करने वाली मात्रा का जो अनुपात है उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात में होती है, तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात में होती है। कैसे समझे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो जो A का तुल्यांक होगा, ग्राम तुल्यांक, वही B का भी होगा, वही C का, वही का D का भी होगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, A का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, और B का अगर ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो B का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर दिए तो एक प्यारा सा सूत्र हमको मिल गया। आगे क्या लिखा इसमें, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सभी अभिकारकों तथा उनके उत्पादों के तुल्यांक समान होते हैं। चाहे अभिकारक हो गया चाहे उत्पाद हो गया, उनके ग्राम तुल्यांक जो होते हैं बेटा वो समान होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ये सूत्र बहुत है। किसी धातु के 1.60 ग्राम को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर नाइट्रेट में परिवर्तित किया गया। नाइट्रेट को गर्म करने पर 2 ग्राम धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी धातु था, मान लीजिए ये हमारा धातु था, ठीक है, इसकी संयोजकता तो हमको मालूम नहीं है, चलिए ये हमारा धातु था, इसको हमने HNO3 के विलयन में मिलाया है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल में घोला है, तो कहता है ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया बेटा, नाइट्रेट में। यहाँ पर N लिख सकते हैं क्योंकि इसकी संयोजकता मालूम नहीं है। इसकी संयोजकता तो मालूम है -1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन इसकी संयोजकता नहीं मालूम है तो इसलिए हमने N लिखा। किया जाता है जब ये गर्म किया जाता है ना तो फिर ये बन जाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब इस पर तो इसकी संयोजकता मालूम नहीं है, लेकिन ऑक्साइड की संयोजकता -2 होती थी, यहाँ M2 हो जाएगा, यहाँ पे वो N हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरे भाई जैसे मान लीजिए H
प्लस और Cl माइनस, तो ये इसका लेता है इसका लेता है, HCl बनता है। वैसे यहाँ पर यम की संयोजकता तो मालूम नहीं कितनी है, तो यहाँ पे NO3 का मालूम था -1, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। इसकी नहीं मालूम थी तो हमने इसका n लिख दिया। उसी तरीके से O पे -2 पता था तो वो यहाँ आ गया, और इसकी नहीं मालूम थी तो हमने n लिख दिया। ये पूरा क्वेश्चन है। अब कहता है कि तो धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान जरा बताओ तो अभी हमने तुल्यता का नियम पढ़ाया रसायन, m का भार बटे m का तुल्यांकी भार बराबर इसका क्या, m NO3 n का भार बटे m NO3 n का तुल्यांकी भार। ये समझ में आ रहा है ना? ये अभी भी हमने पीछे सूत्र पढ़ा है कि इसका भार बटे इसका तुल्यांकी भार बराबर इसका भार बटे इसका तुल्यांकी भार, और इसी बीच में ऑक्सीजन भी आ रहा है क्योंकि इसी का ऑक्साइड बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। ये सब बराबर ही होते हैं, ऑक्सीजन का तुल्यांकी, क्योंकि ऑक्साइड बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन भी आ रहा है उसमें, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तभी ना ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्सीजन भी आ रहा है अभिकारक के रूप में, इसलिए हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि यम का भार कितना है, ये तो पता है, किसी धातु का 1.60 ग्राम, हमने लिख दिया 1.60 ग्राम। यम का तुल्यांकी भार नहीं पता, वही तो निकालना है। यम का तुल्यांकी भार हमको कैलकुलेट करना, इसको हटा दीजिए बीच से, इससे कुछ लेना नहीं, इस पे आइए। ओ का भार कितना होगा, आप देख रहे हैं किसी धातु के 1.60 ग्राम को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर नाइट्रेट में परिवर्तित किया गया, नाइट्रेट को गर्म करने पर 2 ग्राम धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो इतना था और 2 ग्राम धातु ऑक्साइड हुआ, तो इसके बीच में ऑक्सीजन कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए भाई, इतना ग्राम था ये धातु और इसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ 2 ग्राम, तो भाई जितना बढ़ा हुआ ऑक्सीजन रहा, तो 2 में से इसको घटा दीजिए, तो ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 2.0 माइनस 1.6 अपान ओ का तुल्यांकी भार निकाल लीजिए कहीं, ओ का परमाणु भार 16 होता है और ओ का संयोजकता कितना होता है 2, तो यहाँ पे तुल्यांकी भार हो गया 8। इसी को हल कर दीजिए बेटा, 1.60 बटा m का तुल्यांकी भार, m का तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पे घटाइए 1.6 0.4 होगा अपान 8। इसको ऐसे कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखेंगे m का तुल्यांकी भार, इसको मिटा दीजिए, m का तुल्यांकी भार बराबर, या तो पूरे 0.4 भी लिख दीजिए, बराबर 1.60 गुणे 8, और अगर इसको यहां से हटाएंगे तो नीचे लिख सकते हैं 0.4। ठीक, अब इसको थोड़ा सा दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे 160 हो गया और गुणे यहाँ पे 8 हो गया, और गुणे यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा तब ये दशमलव हटेगा, तो 100 का गुणा नीचे भी कर दीजिए 0.4, यानी कि हो जाएगा 40। 100 का गुणा नीचे भी कर देंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 हटा लीजिए, अब इसी को कैलकुलेट करिए, 40 चौका 160, 4 गुणे 8, यानी कि यम का तुल्यांकी भार कितना हो गया बेटा, 32। ये हमारा यम का तुल्यांकी भार हो गया। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तुल्यांकी भार का ये क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा। रासायनिक तुल्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है और बहुत कम क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया भी जाता है, इसको टीचर भी इग्नोर करते हैं, लेकिन हमने आपको दिया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।